नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। फरवरी 2025 में कक्षा 11 का लोक प्रशासन विषय का जो प्रश्न पत्र आया है, आज के इस वीडियो में हम उसी को ही हल करेंगे। 80 नंबर का ये प्रश्न पत्र है, 15 पृष्ठ हैं और इसमें 38 प्रश्न दिए गए हैं। पहले उस पर पेज पर, दूसरे पेज पर सामान्य से निर्देश हैं कि क्या क्या हैं। जो 38 प्रश्न है जो अ, ब, स और द 4 खंडों में बटे हुए हैं। खंड अ जो है वो 1 से लेकर 20 तक प्रश्न है और उसमें 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसी प्रकार खंड बी जो है वो 21 से लेकर 29 तक प्रश्न है और 2 अंक वाले प्रश्न हैं। ये 30 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। खंड सी जो है वो 30 से लेकर 35 तक के उसमें प्रश्न है, 4 अंक वाले प्रश्न हैं, लघु उत्तर प्रश्न कहते हैं उनको, और 80 शब्दों में लगभग उसका प्रश्नों का उत्तर देना। जो खंड द है, डी जो है वो 36, 37, 38 3 प्रश्न हैं, 6 अंक के हैं और 200 शब्दों के लगभग इनके उत्तर देने हैं। तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं और सेक्शन ए में जो है सही विकल्प चुनो। और पहला प्रश्न दे रखा है प्रशासन का अर्थ है, 4 ऑप्शन है। सरकार चलाना, जनता का स्वामी, सी पर है राजकाज चलाना और डी पर है उत्कृष्ट रीति से शासन चलाना। तो जो है इसका वो डी ऑप्शन आएगा, उत्कृष्ट रीति से शासन चलाना ही शासन का, प्रशासन का अर्थ है। प्रश्न नंबर 2 है हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए पर 15, बी पर 18, सी पर 20 और डी पर 22। तो वर्तमान समय में हरियाणा में जो हैं वो 22 जिले हैं जिनके बढ़ने की संभावना है, जो बढ़ के अब 4 और नए जिले जुड़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है मुख्यमंत्री की अवधि कितनी है। मुख्यमंत्री की अवधि कितनी है। तो ए पर दे रखा है 2 वर्ष, बी पर 5 वर्ष, सी पर 4 वर्ष और डी पर निश्चित नहीं। तो वास्तव में जो है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो 5 साल के लिए ही होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही आएगा, 5 वर्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है जिला स्तर पर सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। जिला स्तर पर सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को कहा जाता है। ए पर है पुलिस अधीक्षक, बी पर है उप पुलिस अधीक्षक, सी पर है पुलिस इंस्पेक्टर और डी पर है पुलिस उपायुक्त। तो जो जिला स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वास्तव में उसको पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी कहते हैं उसको। तो इसका ऑप्शन ए सही आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 2 प्रकार, बी पर 3 प्रकार, सी पर 4 प्रकार और डी पर है 5 प्रकार। तो वास्तव में जो संगठन है वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो वास्तव में बी आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है उचित मार्ग द्वारा, बाय प्रॉपर मीन्स, उचित मार्ग द्वारा संगठन के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नियंत्रण का क्षेत्र, पद सोपान, सी पर है आदेश की एकता और डी पर है समन्वय। तो वास्तव में जो उचित मार्ग द्वारा है वो पद सोपान का सिद्धांत है, जिसको हम हायरार्की कहते हैं कि वहाँ पर पद सोपान की सारा का सारा जो काम है वो नियमों के पद के अनुसार चलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है ग्राम सभा का अध्यक्ष कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, ए पर ग्राम मुखिया, बी पर सभापति, सी पर सरपंच और डी पर महापौर। तो सही जो है ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वास्तव में वो सरपंच ही होता है। तो ऑप्शन सी आएगा। प्रश्न नंबर 8 है स्थानीय निकायों का आय का साधन निम्नलिखित में से नहीं है, बताना है। स्थानीय निकायों का आय का साधन निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसमें है नहीं है, कौन सा नहीं है। ये है सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है उनको, गृह कर जो है ये भी है उनकी स्थानीय संस्थाओं के आय का साधन। सी पर है वसूले गए जुर्माने और डी पर है आयकर। जो तो ऑप्शन डी है, वास्तव में आयकर जो है वो स्थानीय निकायों की आय का साधन नहीं है। आयकर जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आय का साधन है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से लोक संपर्क का साधन है। निम्नलिखित में से लोक संपर्क का साधन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए रेडियो और टेलीविज़न, बी विज्ञापन, सी फिल्में और डी उपर्युक्त सभी। तो ये सारे के सारे हैं लोक संपर्क के साधन। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है भारत में आर्थिक वर्ष या वित्तीय वर्ष भी हम कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर। भारत में आर्थिक वर्ष कब से प्रारंभ होता है। ए पर है 1 जुलाई, बी पर है 1 अप्रैल,
सी पर है 1 जनवरी और डी पर है 1 मार्च। तो वास्तव में भारत में जो है वो वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल, इसका ऑप्शन बी आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है? भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है? ए पर राष्ट्रपति, बी पर नीति आयोग, सी पर प्रधानमंत्री और डी पर वित्त मंत्रालय। तो वास्तव में भारत में जो बजट बनाने का काम है, केंद्र सरकार का जो बजट बनाने का काम है वो वित्त मंत्रालय करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, लोक लेखा समिति पीएसी जिसको हम कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल सदस्य होते हैं? ए पर 25, बी पर 30, सी पर 22 और डी पर 15। तो लोक लेखा समिति में वास्तव में 22 सदस्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। लोकसभा से 15 सदस्य लिए जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। इसके बाद जो हैं अगले वाले जो प्रश्न हैं वो खालिस्तान भरो वाले हैं। तो 13वें नंबर प्रश्न पूछा है, संगठन खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो संगठन वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है? राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो मुख्यमंत्री आएगा इसका। और 15 नंबर पर है, प्रशासन मुख्यतः प्रकार का होता है? तो प्रशासन जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो इसका भी ऑप्शन, इसका भी जो खालिस्तान है वहां पर 2 आएगा। इसके बाद प्रश्न जो है अगले प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों या फिर वाक्यों में देने के लिए कहा गया है। और प्रश्न नंबर 16 है, स्थानीय या नगरीय निकायों के आय के स्रोत बताइए? स्थानीय या फिर नगरीय निकायों के आय के स्रोत बताइए? तो संपत्ति कर है जिसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, वाहन कर है, विज्ञापन कर है। तो ये इस प्रकार के नगर में जो नगर पालिकाएं हैं या नगर निगम है उनके द्वारा ये कर वसूले जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो गांव के वे सभी लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो गांव के वे सभी लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। प्रश्न नंबर 18 है, हरियाणा का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का जो सचिवालय है वास्तव में वो चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 और 20 जो हैं वो अभिकथन वाले प्रश्न हैं। तो अभिकथन है, ध्यान दोनों को, और कारण दिए गए हैं, उनको पढ़ने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 19 जो है, अभिकथन दिया हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, सही है। कारण दे रखा है, मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त करता है। तो ये दोनों जो हैं वास्तव में सही तो हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी आएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 20 है वो भी अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन में दे रखा है कि ग्राम सभा एक विधायी निकाय है, कानून बनाने वाला निकाय है। और कारण में दे रखा है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान में रखती है। तो ये भी दोनों के दोनों सही हैं, इसका भी हम ऑप्शन बी लिखेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन इसका भी बी आएगा। इसके बाद सेक्शन जो बी है वो वास्तव में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है, बजट के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। बजट बनाते समय किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है? तो पहला है, बजट निर्माण के लिए कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कि बजट जो है वो कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा है बजट की वार्षिकता का सिद्धांत, कि हर साल का अलग अलग बजट बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है और पूछा गया है कि लोक लेखा समिति लोक वित्त पर कैसे नियंत्रण रखती है? लोक लेखा समिति लोक वित्त पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आने के बाद शुरू होता है। यह समिति इस बात की जांच करती है कि लेखों में जो राशि दिखाई गई है क्या उसे वैध तरीके से प्राप्त किया गया है या नहीं, राशि को उन्हीं कामों पर खर्च किया गया है या नहीं जिनके लिए वह संसद द्वारा स्वीकार की गई थी। यदि समिति को लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है
तो वह जांच से संबंधित किसी भी दस्तावेज को अपने पास मंगवा सकती है और किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर समिति अपने सदस्यों के छोटे अध्ययन दल स्टडी ग्रुप बनाकर भी किसी योजना की जांच कर सकती है। अथवा करके है, अगर आपके ये प्रश्न नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न है लोक लेखा समिति के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इसमें पहला है कि इस बात की जांच करना कि लेखों में जो राशि दिखाई गई है क्या उसे वैध तरीके से प्राप्त किया गया है। दूसरा है क्या राशि को उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च किया गया है जिनके लिए वह संसद द्वारा स्वीकार की गई थी। तीसरा है क्या खर्च उसी अधिकारी द्वारा किया गया है जिसे खर्च करने की अनुमति दी गई थी। और चौथा है खर्च करते समय मितव्ययता का ध्यान रखा गया है या नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है लोक संपर्क के कोई 2 कार्य बताइए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देना और दूसरा है जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 24 है पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार को इन संस्थाओं को अपनी इच्छा अनुसार कर लगाने की शक्ति देनी चाहिए और दूसरा है राज्य सरकार को चाहिए कि वह इन संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे ताकि ये संस्थाएं ग्रामीण विकास के कामों को ठीक प्रकार से कर सके। इसमें भी अथवा करके दिया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन का क्या अभिप्राय है। स्थानीय स्वशासन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। अर्थ पूछा गया है और 2 विशेषताएं बताने के लिए कहा गया है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी स्थान के लोग अपने स्थानीय मामलों का शासन स्वयं चलाते हैं। इसके लिए लोग स्थानीय स्तर पर अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करते हैं जैसे भारत में ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं। विशेषताओं में हम कहेंगे कि स्थानीय शासन का एक निश्चित क्षेत्र होता है जो गांव या शहर हो सकता है। दूसरा है स्थानीय शासन उसी स्थान के लोगों द्वारा चलाया जाता है। तीसरा है स्थानीय शासन का उद्देश्य स्थानीय लोगों की सेवा करना होता है। और चौथा है स्थानीय संस्थाएं अपने कामों को करने के लिए काफ़ी हद तक स्वायत्त होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है नगर प्रशासन की कोई 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। नगर प्रशासन की पूछी गई हैं, कोई 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि इन संस्थाओं के आय के साधन बहुत कम हैं, इसलिए धन के अभाव में ये अपने काम नहीं कर पाती हैं। और दूसरा है राज्य सरकार का इन संस्थाओं पर कठोर नियंत्रण होता है। इसी प्रश्न नंबर 26 है नगर समिति जिसको हम म्यूनिसिपल कमेटी या फिर नगर पालिका कहते हैं, नगर समिति के कोई 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 2 लिखने हैं, कई सारे दे रखे इसमें, जैसे पहले नंबर पर नगर योजना बनाना, दूसरे पर है भवनों के नक्शे पास करना, तीसरा है जल आपूर्ति करना शहर में, चौथा है सड़कें और पुल बनाना और 5वां है शहर से निकलने वाले कूड़ा कचरे का प्रबंध करना। प्रश्न नंबर 27 है पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बिल्कुल छोटा सा लिखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। अथवा करके प्रश्न है इसमें मुख्यमंत्री की कोई 2 महत्वपूर्ण शक्तियां लिखिए। 2 महत्वपूर्ण शक्तियां लिखिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों की सूची तैयार करता है जिसमें दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लिया जाता है। दूसरा है विभागों का बंटवारा करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के बाद मुख्यमंत्री का दूसरा काम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना है। वह मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग सौंप सकता है। प्रश्न नंबर 28 है संगठन का अर्थ बताते हुए उसके आधारों के नाम लिखिए। अर्थ बताते हुए उसके आधारों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम कहेंगे कि संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का ऑर्गेनाइजेशन शब्द ऑर्गन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अंग। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंगों की क्रमबद्ध व्यवस्था करना ही संगठन कहलाता है। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं जिसको उन्होंने 4 P's का नाम दिया है। इनमें से हर P अंग्रेजी वर्णमाला के P अक्षर से शुरू होता है।
जैसे पहला है कार्य या उद्देश्य पर्पस, दूसरा है प्रक्रिया प्रोसेस, तीसरा है सेवित वर्ग या सेवा किए जाने वाले व्यक्ति पर्सन, और चौथा आधार है स्थान प्लेस। प्रश्न नंबर 29 है संगठन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि संगठन विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा, संगठन में अधिकार और उत्तरदायित्व परिभाषित होते हैं, और तीसरा है प्रत्येक संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 4 अंक वाले प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न इसको नाम दिया गया है। तो 30 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि समन्वय के साधनों का उल्लेख कीजिए। समन्वय के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो पहले पर कहेंगे नियोजन है। नियोजन से ही समन्वय की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि नियोजन अच्छा हो तो आधा कार्य पहले ही सफल हो जाता है। दूसरा, संचार के साधन। तीसरा, कुशल नेतृत्व, और चौथा है मंत्रिमंडल सचिवालय। अथवा करके प्रश्न दे रखा है अगर ये नहीं आता है, और प्रश्न है कि पद सोपान प्रणाली के 4 गुण लिखिए। पद सोपान प्रणाली के 4 गुण लिखिए। तो पहले पर हम कहेंगे कि पद सोपान संगठन में प्रत्येक स्तर के कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि उसे क्या करना है। कार्य निश्चित होने के बाद उत्तरदायित्व अपने आप निश्चित हो जाता है, इसलिए यह उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह अपने काम को निश्चित समय पर पूरा करे। दूसरा, पद सोपान संगठन में जब भी कोई सूचना नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो वह प्रत्येक स्तर से गुजर कर जाती है। इसका लाभ यह होता है कि संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि संगठन में क्या हो रहा है। तीसरे पर हम कह सकते हैं कि पद सोपान संगठन में प्रत्येक कार्य उचित मार्ग के माध्यम से ही पूरा होता है, इसलिए इसमें कोई भी कर्मचारी एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता है। और चौथा है, पद सोपान संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि उसे किस अधिकारी के आदेशों का पालन करना है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका फायदा यह होता है कि इससे संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 है, राज्यपाल पद की योग्यताएं लिखिए कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। और तीसरा, वह संसद और राज्य विधानसभा का सदस्य न हो। यदि वह इनमें से किसी का सदस्य है तो राज्यपाल बनने से पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और चौथा है, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। अगला प्रश्न है, अथवा करके दे रखा है इसी में ही, राज्य मंत्रिपरिषद के कोई 4 कार्य लिखिए। राज्य मंत्रिपरिषद के कोई 4 कार्य लिखिए। तो पहले पर हम कह सकते हैं राज्य की प्रशासकीय नीति का निर्माण करना। दूसरा, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। तीसरा है विभागों में तालमेल स्थापित करना। और चौथा है विभिन्न नियुक्तियां जैसे एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देना। तो ये राज्य मंत्रिपरिषद के 4 कार्य हैं। प्रश्न नंबर 32 है, लोकतांत्रिक प्रशासन में जनसंपर्क का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि नीति निर्माण में सहायक। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि सरकार जो भी नीतियां बनाए वह जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए। यदि कोई सरकार ऐसा नहीं करती तो लोग ऐसी सरकार से नाराज हो जाते हैं। जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानने का काम लोक संपर्क करता है। इसके बाद वह प्रशासन को जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने के लिए सुझाव देता है। इसके बाद भी लोक संपर्क विभाग यह आकलन करता रहता है कि जनता उन नीतियों के बारे में क्या राय रखती है और उनमें क्या परिवर्तन चाहती है। दूसरा है प्रशासन के पक्ष में जनमत का निर्माण। लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि सरकार क्या कर रही है, और सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने कार्यों की जानकारी जनता को दे। यदि कोई सरकार ऐसा नहीं करती तो वह जनता की सहानुभूति और सहयोग खो देती है। लोक संपर्क सरकार के कामों की सही जानकारी जनता को देता है। इसके बाद जनता सरकार के कार्यों के बारे में अपनी राय बनाती है। तीसरा है प्रशासन की सफलता में सहायक।
लोक संपर्क केवल जनता को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं देता है, बल्कि जनता उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचती है, जनता के मन में उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में क्या शंकाएं हैं, इसकी जानकारी प्रशासन तक भी पहुंचाता है, ताकि प्रशासन जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। इसका फायदा यह होता है कि जनता प्रशासन का सहयोग करने लग जाती है, जो प्रशासन की सफलता के लिए जरूरी है। चौथा है प्रशासन में समय अनुसार परिवर्तन। समय के अनुसार लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। प्रशासन के लिए यह ज़रूरी है कि वह लोगों की बदलती ज़रूरतों के अनुसार काम करे। लोक संपर्क ही प्रशासन को लोगों के विचारों, ज़रूरतों की जानकारी देता है। इस प्रकार लोक संपर्क प्रशासन को बदलते समय के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए कहता है। वास्तव में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। प्रश्न नंबर 33 है, ग्राम पंचायत के कोई 4 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को 29 प्रकार के काम सौंपे गए हैं। जैसे पहले नंबर पर हम कह सकते हैं ग्राम सभा द्वारा बनाए गए कार्य करना या ग्राम सभा द्वारा बताए गए कार्य करना। दूसरा है कृषि का विकास करना। तीसरा है बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास करना। चौथा है पशुधन में सुधार करना, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन और मछली पालन को प्रोत्साहन देना। पांचवा है सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाना। छठा है गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। सातवां है गांव में पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना। आठवां है गांव में साफ सफाई की व्यवस्था करना। 9th है गांव में पुस्तकालय खुलवाना। और 10वां है गांव में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 11 है अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य करना। और 12 है शमशान भूमि और कब्रिस्तान की देखभाल करना। तो इस प्रकार से आप 4, 13 भी है गांव में मेलों का आयोजन करना। तो इनमें से कोई से भी आप 4 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो राज्य अपनी नीतियों को लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा करवाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि आज का युग लोक कल्याणकारी राज्य का युग है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य विकास योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं को लागू करने का काम प्रशासक करते हैं। और तीसरा है आज अलग अलग शक्ति समूह अपने आर्थिक लाभ के लिए सरकार से अनेक प्रकार की मांगे करते हैं। कई बार ये मांगें परस्पर विरोधी होती हैं। जैसे किसान अपनी पैदावार के लिए अधिक मूल्य चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता सस्ता अनाज चाहता है, मजदूर अधिक मजदूरी चाहता है, तो मिल मालिक अधिक लाभ कमाना चाहता है। लोक प्रशासन इन परस्पर विरोधी मांगों में समन्वय स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 35 है, लोक प्रशासन और इतिहास के बीच परस्पर संबंध समझाइए। क्या संबंध है लोक प्रशासन और इतिहास के बीच? तो इतिहास मानव जाति के भूतकालीन अनुभवों का भंडार है। राज्य और प्रशासन एक विशेष समय पर निर्मित न होकर धीरे धीरे विकसित हुए हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से समझने के लिए इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा लोक प्रशासन में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास होता है, और इतिहास को जाने बिना इनको हल नहीं किया जा सकता है। इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता लगता है कि किस समय किस प्रकार का प्रशासन होता था और उस समय प्रशासन की क्या समस्याएं पैदा हुई और उन्हें कैसे सुलझाया गया। इतिहास प्रशासकों का मार्गदर्शन भी करता है। इतिहास हमें बताता है कि भूतकाल में किन शासकों ने क्या क्या गलतियां की जिसके कारण उनका पतन हुआ। अथवा करके है प्रश्न दूसरा भी है, लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान में अंतर एवं संबंध को स्पष्ट कीजिए। अंतर एवं संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति के उद्देश्य लगभग समान हैं, दोनों का एक ही उद्देश्य है और वह है जनता की भलाई करना। दूसरा है राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर निर्भर करती है और प्रशासन की सफलता राजनीति की सफलता मानी जाती है। तीसरा है मंत्रियों द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उनको बनाने में प्रशासकों का योगदान होता है। और चौथा है राजनीति और प्रशासन एक ही वृक्ष की 2 शाखाएं। इसके बाद सेक्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न वाला, 3 प्रश्न है ये। तो 5-5 नंबर के प्रश्न हैं।
जैसे 36 नंबर पर प्रश्न है कि लोक प्रशासन का महत्व स्पष्ट कीजिए, या फिर अथवा करके प्रश्न दे रखा है लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में 4 दृष्टिकोण हैं। एक है व्यापक दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कौरव दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन क्षेत्र को जानने के लिए इन चारों दृष्टिकोणों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहले नंबर पर हम करेंगे व्यापक दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण। एल डी वाइट, विलोभी, निग्रो आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य लोक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करना या उसे लागू करना होता है। प्रोफेसर एल डी वाइट ने लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषा इस प्रकार दी है। वे कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करना या उसे लागू करना होता है। दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण। हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलीक जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से है। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा देते हुए कहा है, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा की जाती है। और तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कौरव दृष्टिकोण। लूथर गुलीक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कौरव POSTCORB शब्द लिया है। उनका कहना है कि पोस्ट कौरव शब्द के अंतर्गत लोक प्रशासन का संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। वास्तव में पोस्ट कौरव शब्द अंग्रेजी के कुछ शब्दों के प्रथम अक्षर को मिलाने से बना है। जैसे P का मतलब होता है प्लानिंग या योजना बनाना। योजना बनाने से अभिप्राय उन कामों की मोटी रूपरेखा तैयार करना है जिनको किया जाना है। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग या जिसका मतलब होता है संगठन बनाना। संगठन बनाने से अभिप्राय एक ऐसे ढांचे का निर्माण करना है जिसके द्वारा कार्यों को किया जाएगा। S का मतलब होता है स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। स्टाफिंग का अर्थ विभिन्न पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करना है, साथ ही उन्हें कार्यों का प्रशिक्षण देना भी है। D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश देना। निर्देशन का अर्थ उच्च अधिकारियों द्वारा नीचे के कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश देना है ताकि वे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और C है कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। समन्वय का अर्थ कार्यों के विभिन्न भागों में एक रूपता स्थापित करना है ताकि कामों में दोहरापन न आ सके या एक ही काम को 2 व्यक्ति न करें। और R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट का अर्थ होता है कितना कार्य हुआ है, कितना धन खर्च हुआ है और कितना कार्य अभी बाकी और इसके लिए कितना धन चाहिए, इसकी रूपरेखा तैयार करना है। और B का मतलब होता है बजटिंग, बजट बनाना। तो बजट का अर्थ आय और व्यय का विवरण तैयार करना है। और चौथा जो दृष्टिकोण है वो है कल्याणकारी दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में कल्याणकारी दृष्टिकोण भी दिया है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में ज़्यादा अंतर नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में राज्य ने कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लिया है, इसलिए लोक प्रशासन ने भी कल्याणकारी रूप धारण कर लिया है। दोनों का लक्ष्य एक ही है और वह है जनता को सुखी बनाना। इसलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कामों तक फैला हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं को कई बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता। पहला है लाभ का उद्देश्य। लोक प्रशासन द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि उनके पीछे सेवा की भावना होती है।
इसके विपरीत निजी प्रशासन द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है, सेवा भाव से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। दूसरा अंतर है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन अपने सभी कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकारी अधिकारियों को कोई भी काम करने से पहले यह विचार करना पड़ता है कि जनता में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें जनता की आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन अपने कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह जनता के प्रति वहीं तक उत्तरदायी होता है जहां तक उसके लाभ का उद्देश्य पूरा होता है। तीसरा है राजनीतिक निर्देशन। लोक प्रशासन को राजनीतिक निर्देशन में काम करना पड़ता है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि विभाग के मंत्री द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ता है। संसद द्वारा उसके लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं, लोक प्रशासन को उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वह अपने उद्देश्य स्वयं निर्धारित करता है और अपने लिए नियम और कानून भी स्वयं ही निर्धारित करता है। प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके आधार पर जो अंतर है, लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका कारण यह है कि लोक प्रशासन लोगों की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है, जैसे रेल की व्यवस्था करना, रोगों के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाना, शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कूल कॉलेज खोलना आदि। इसके विपरीत निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है। इसका कारण यह है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने से उसका कोई संबंध नहीं होता। यह उन्हीं कामों को करता है जहां इसको लाभ होता है। पांचवा है एकाधिकार। कुछ कार्यों में लोक प्रशासन अपना एकाधिकार रखता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या निगम इन कामों को नहीं कर सकता है, जैसे रेल व्यवस्था, संचार व्यवस्था, सेना रखना आदि। ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सिर्फ लोक प्रशासन ही कर सकता है। दूसरी ओर निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता है। यहाँ एक ही काम को अनेक लोग कर सकते हैं, जैसे कपड़ा बनाने का काम बहुत सारी कंपनियां करती हैं। छठा है लोक संपर्क। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में लोक संपर्क के मामले में भी अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन में प्रशासकों का जनता से सीधा संबंध होता है, जबकि निजी प्रशासन में प्रशासकों का जनता से सीधा संबंध नहीं होता है। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें निजी प्रशासन का जनता से सीधा संबंध होता है। उदाहरण के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के मामले में। सामाजिक प्रतिष्ठा। लोक प्रशासन में सामाजिक प्रतिष्ठा पाई जाती है, अर्थात प्रशासकों का समाज में मान सम्मान होता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में होता है तो समाज में उसे मान सम्मान दिया जाता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में सामाजिक प्रतिष्ठा कम पाई जाती है। भारत में निजी सेवा का इतना मान सम्मान नहीं है जितना कि सरकारी सेवा का है। सरकारी सेवा में लगे चपरासी को भी मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अथवा करके है दूसरा प्रश्न है, अगर ये नहीं आता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि क्या दोनों के बीच की दूरियां कम होती जा रही हैं। तो इसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कई प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। जैसे पहला है प्रबंध की समान तकनीकें। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रबंध की अनेक तकनीकें समान होती है, जैसे काम को लिखित रूप में करना, कामों की फाइलें रखना, आंकड़े इकट्ठे करना आदि। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक जैसी होती हैं। इसके बाद दूसरा है संगठन की आवश्यकता। संगठन प्रशासन का शरीर होता है। वास्तव में संगठन वह ढांचा होता है जिसके द्वारा प्रशासन अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। दोनों प्रकार के प्रशासन में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन के बिना कोई भी प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। तीसरा है कार्यप्रणाली में समानता। दोनों प्रकार के प्रशासन में कार्यप्रणाली की समानता पाई जाती है। हिसाब किताब रखना, कार्यों की फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो दोनों प्रकार के प्रशासन में एक जैसे होते हैं। चौथा है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। दोनों प्रकार के प्रशासन में अधिकारियों के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों प्रकार के प्रशासन में अधिकारियों का एकमात्र उद्देश्य यह है
कि वे उपलब्ध साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। पांचवा है कार्यकुशलता। कार्यों को करने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह दोनों प्रकार के प्रशासन में काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। इसी कारण से कई बार यह देखा गया है कि सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है। भारत में तो देखने में आया है कि रिटायर होने के बाद बहुत सारे सरकारी अधिकारी निजी प्रशासन में काम करने लग जाते हैं। छठा है जनसंपर्क। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। जनसंपर्क के बिना कोई भी प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। पहले यह सोचा जाता था कि निजी प्रशासन का जनता से सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन अब यह धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद है अनुसंधान की आवश्यकता। प्रशासनिक चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण के लिए दोनों ही प्रशासन में अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। नई खोज द्वारा नए सिद्धांत और नए उपकरण खोजे जाते हैं जिनके द्वारा प्रशासन को और ज़्यादा कार्यशील बनाया जाता है। आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की दूरी कम होती जा रही है और दोनों एक दूसरे की विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। आज निजी प्रशासन उतना निजी नहीं रहा जितना इसको समझा जाता था। आज लोक प्रशासन निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की सीमा रेखा मध्यम पड़ने लगी है। अंत में यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। दोनों में कुछ अंतर जरूर हैं, लेकिन फिर भी दोनों की जाति एक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 है 38। जिला प्रशासन से आप क्या समझते हैं? जिला प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम कहेंगे साधारण शब्दों में जिला प्रशासन का अर्थ जिले में सरकारी कार्यों का प्रबंध करना है। जिले में सरकारी कार्यों का प्रबंध करना है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के अंतर्गत वे सभी सरकारी संस्थाएं, अधिकारी और लोक सेवक आ जाते हैं जो जिले की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। उसके बाद कार्यों की अगर बात करें तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन का मुख्य कार्य है। जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है। इस कार्य के लिए जिला अधिकारी को अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। वह जिले में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी प्रकार के कदम उठा सकता है। वह जिले में धारा 144 लागू कर सकता है और यदि व्यक्तियों द्वारा शांति भंग किए जाने का खतरा हो तो उन लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकता है। दूसरा है राजस्व इकट्ठा करना। राजस्व इकट्ठा करना जिला प्रशासन का सबसे पुराना काम है। सरकार द्वारा जिले में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे उत्पादन कर, मनोरंजन कर, भूमि कर आदि। इन सब करों को इकट्ठा करना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था कर न दे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। तीसरा है न्याय प्रदान करना। जिला प्रशासन न्याय प्रदान करने का काम भी करता है। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्याय प्रदान करने के लिए जिला सेशन जज होता है। चौथा है विकास कार्य करना। जिला प्रशासन का काम जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है बल्कि जिले का विकास करना भी है। जिला प्रशासन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जिले में लागू करने का काम करता है। पांचवा है जन कल्याण के कार्य करना। जिला प्रशासन जनता के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य करता है, जैसे लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिक्षा का विकास करना, जिले में उद्योग और कृषि को प्रोत्साहन देना, संचार सुविधाएं प्रदान करना आदि। इन कार्यों को करने के लिए जिला स्तर पर अनेक विभागों की स्थापना की गई है। इसके बाद छठा है चुनाव संबंधी कार्य। भारत में समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, जैसे लोकसभा के लिए चुनाव, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव आदि। चुनाव करवाने की वास्तविक जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होती है। जब भी चुनाव होने होते हैं तो जिला प्रशासन चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है तथा चुनाव के लिए आवश्यक सामग्री देकर चुनाव करवाने के लिए भेजता है। उसके बाद है सातवां जनगणना संबंधी कार्य। देश में हर 10 साल के बाद जनगणना करवाई जाती है। जिला स्तर पर जनगणना करवाने की जिम्मेदारी जिलाधीश की होती है। इस काम के लिए वह भिन्न भिन्न कर्मचारियों को नियुक्त करता है और उनके प्रशिक्षण का प्रबंध करता है। अथवा करके प्रश्न है दूसरा, एक जिले के प्रशासन में जिलाधीश
डीसी की भूमिका का वर्णन करो, डीसी क्या करता है। तो एक जिले के प्रशासन में जिलाधीश की भूमिका तो हम कामों से समझ सकते हैं। पहला है कलेक्टर के रूप में। तो कलेक्टर के रूप में जिलाधीश का सबसे पहला काम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों जैसे भूमि कर, उत्पादन कर आदि को इकट्ठा करना होता है। उसकी तरफ से यह काम गांव के लंबरदार, दूसरे अधिकारी जैसे पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार द्वारा किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक आपदा के समय वह फसलों को हुई हानि का मूल्यांकन करता है और आपत्तिग्रस्त या आपदाग्रस्त लोगों की सहायता करता है। तीसरा, वह जिले में ज़मीनों की अदला बदली, लेन देन और संपत्ति के विभाजन की रजिस्ट्रियाँ बनाता है। उसकी तरफ से यह काम तहसीलदार द्वारा किया जाता है। और अगला है जिलाधीश नशीली वस्तुओं जैसे शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देता है। उसके बाद जिलाधीश का जो दूसरा काम है वो जिला अधिकारी के रूप में है। तो जिलाधिकारी के रूप में जिलाधीश जिले के मुख्य अधिकारी के रूप में भी काम करता है। इस रूप में जिले के सभी विभाग जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, सार्वजनिक कार्य विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि उसके अधीन होते हैं। जिले में काम करने वाले सभी सरकारी अधिकारी भी उसके नियंत्रण में होते हैं। दूसरा है वह जिले में आने वाले मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों वीआईपी के दौरों की घोषणा करता है और उनकी सुरक्षा और रहने की व्यवस्था करता है। तीसरा है जिलाधिकारी के रूप में वह जिले की नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। तीसरा जो जिलाधिकारी का काम है जिलाधीश का वो है जिला दंडाधिकारी के रूप में। तो जिला दंडाधिकारी के रूप में पहले नंबर पर हम कहेंगे जिलाधीश जिला दंडाधिकारी के रूप में भी काम करता है। जिले में शांति स्थापित करना उसी की जिम्मेदारी होती है। इस कार्य के लिए वह धारा 144 लागू कर सकता है। यदि जिले में किसी स्थान पर शांति भंग होने का खतरा महसूस हो तो वह उचित कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है। दूसरा, वह हथियारों के लाइसेंस देता है और विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिए कोई ऐतराज नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी करता है। चौथा है चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य। जब भी संसद या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो जिलाधीश जिला चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करता है। वह जिले में चुनाव संबंधी सभी कामों का प्रबंध करता है जैसे चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको प्रशिक्षण देना आदि। अगला काम है उसका जिला जनगणना अधिकारी के रूप में। तो जिले में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना करवाने की जिम्मेदारी भी जिलाधीश की ही होती है। इस कार्य के लिए वह कर्मचारियों को नियुक्त करता है और उनको प्रशिक्षण देता है। अगला है जिला विकास अधिकारी के रूप में। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश के विकास के लिए समय समय पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को अपने जिले में लागू करवाने का काम जिलाधीश का ही होता है। तो ये था पूरा का पूरा पेपर। धन्यवाद, नमस्कार।